हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 19 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें एकदम एविडेंस के साथ ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। ये मेरे बारे में, मैं अभय गुप्ता, मेरा सारे चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है, काफी ज्यादा विवादात्मक है, एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। समझने की कोशिश करेंगे इस बिल में हाल ही में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, हर बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो है क्या, हाल ही में गृह मंत्रालय ने, आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने संसद में इस बिल को पेश किया। अब देखो, इस बिल के मुख्य प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है कि इस विधेयक के अनुसार क्या होगा, दिल्ली में सरकार का अभिप्राय उपराज्यपाल से होगा, यानी कि दिल्ली में उपराज्यपाल के अनुसार काम होगा, यानी कि राज्य उपराज्यपाल ही वहां की सरकार होगा। ऐसा इस विधेयक में प्रावधान किया गया है, पहला। दूसरा, बिल में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो केंद्र की लोकसभा के विपरीत हो, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना पाएगी। तीसरा, सरकार को उपराज्यपाल के अनुसार काम करना होगा, यानी कि जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसको उपराज्यपाल के अनुसार काम करना होगा। इसके कारण, इस बिल के कारण हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके द्वारा बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। काफी ज्यादा खबरों में रहा यह बिल। आपको याद रखना है, हाल में ही जो एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसके बारे में थोड़ा सा हम दिल्ली के बारे में भी जानेंगे। क्या है केंद्र शासित राज्य दिल्ली, यानी कि यह एक यूनियन टेरिटरी है। अब समझिए जरा, 1991 में 61वें संविधान संशोधन की सहायता से अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा का प्रावधान किया गया। यहां पर क्या है, अनुच्छेद 239, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग विधानसभा है। और इस विधानसभा में टोटल सीट कितनी है, 70, ठीक है। और लोकसभा की सीट यहां पे कितनी है, 7, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 3। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो है क्या, साथ ही इसमें एक और बात की गई, कानून व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर दिल्ली विधानसभा सभी विषयों पर कानून बना सकती है, यानी कि 3 चीजें दिल्ली के अंडर में नहीं है। और वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, एक है कानून व्यवस्था, फिर दूसरी है पुलिस, और तीसरी है भूमि। बाकी सब पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। तो याद रखना है इस बिल के बारे में। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, सेंटर वांट टू गवर्न दिल्ली बाय प्रॉक्सी, ममता बनर्जी सपोर्ट्स केजरीवाल ओवर एनसीटी बिल। तो ये न्यूज में था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को गवर्न करना चाहती है, ये प्रॉक्सी, ठीक है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो जो भी है देख लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए की चेंज प्रपोज, क्या क्या चेंज है। देखो, एक 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एलजी को, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको काम करना होगा दिल्ली सरकार की एड एंड एडवाइस पे। तो हाल में ही इस टाइप के न्यूज आ रहे हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है, बीजेपी सीक्स टू ड्रेस्टिकली कर्टेल पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिल इज कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, वी स्ट्रांगली कंडेम बीजेपीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी डेमोक्रेसी मूव। ये कहा है किसने, अरविंद केजरीवाल ने, कि हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे कुछ कहा गया। तो ये आपको याद रख लेना है इस बिल के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मुल्ला पेरियार बांध। अब क्यों खबरों में है, जरा देखिए यहाँ पे, ये G5 का आर्टिकल है। एससी ऑर्डर्ड मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी टू इशू डायरेक्शन ऑन इशूज कंसर्निंग डैम सेफ्टी। तो डैम सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से न्यूज में है। तो देख लेते हैं क्या है यह बांध। आपको याद रखना है केरल के इडुक्की जिले की मुलियार व पेरियार नदी के पर स्थित है। आपको याद रखना है, मुलियार व पेरियार नदी पर यह बांध स्थित है, यह आपको याद रखना है। और 123 साल पुराने बांध की देखरेख तमिलनाडु करता है। अब अपने आप में मजे की बात यह है कि यह बांध है तो केरल में, लेकिन इसकी देखरेख कौन कर रहा है, देखरेख करने का काम कर रहा है तमिलनाडु। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, 999 साल के लिए यह बांध की देखरेख करने का अधिकार तमिलनाडु को दे दिया था। इस वजह से आज भी इस बांध की देखरेख कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे ऊपर कॉलोनियल प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। यहां पे देखिए, ये यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा इस जगह पे, यहां पे मुल्ला पेरियार डैम, जहां पे मैंने इसको टिक किया है, आप देख सकते हैं। और ये केरल है और ये इधर आपका तमिलनाडु है, और ये इसकी देखरेख करता है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, वो है खबरों में एच के मित्तल समिति। क्या है जरा समझिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने
इंडिया फंड सीड को की निगरानी व क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया है। यानी कि सरकार के द्वारा इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई थी ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप्स को मजबूत किया जा सके। तो हाल में ही एच.के. मित्तल की अध्यक्षता में सरकार ने इस समिति का गठन किया है। अब ये समिति क्या करेगी? ये समिति इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की देखरेख करेगी, निगरानी करेगी, क्रियान्वयन करेगी कि कैसे ये इंप्लीमेंट हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब स्टार्टअप इंडिया फंड के बारे में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 4 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे देश के लगभग 3200 स्टार्टअप्स को इससे फायदा होगा, उनको आर्थिक मदद मिलेगी इस स्कीम के तहत। याद रखिएगा। और कितने वर्षों के लिए लागू की जाएगी ये स्कीम? 4 वर्षों के लिए। और कब से? 1 अप्रैल 2021 से। तो ये भी आपको याद रख लेना है। एच.के. मित्तल समिति के बारे में किससे संबंधित है? तो स्टार्टअप से संबंधित है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्यों है खबरों में? समझेंगे। देखो 2020-21 के लिए इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यानी कि मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है इस योजना को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए। अब है क्या ये योजना है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए। इस योजना को 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। देखो होता क्या है, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब वो अपने बेबी को उनकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनका काम छिन जाता है। तो उस दौरान, काम के दौरान, जब उन पर काम नहीं है, उस दौरान आर्थिक मदद प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। यहां पे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। क्या है ये? कंट्री है इंडिया और शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखता है इसको। और ये कब शुरू किया था? 2017 में। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है मातृ वंदना योजना के बारे में। चलते हैं यहां पे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 6000 रुपए का इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। ये 3 किस्तों में दी जाती है सहायता, ये भी आपको याद रखनी है। आइए जाने योजना की शर्तें और ये सारी चीजें आपको याद अच्छे से रख लेनी है इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है खबरों में द बुलडोजर। अब ये बुलडोजर क्या है? ये वो वाला बुलडोजर नहीं है, समझिए जरा। द बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगफुली का निधन हो गया है। यानी कि हाल में ही तंजानिया के प्रसिद्ध राष्ट्रपति जिन्हें द बुलडोजर के नाम से जाना जाता था, तो ये इनका निधन हो गया है। इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज में था। अब हमें इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है तंजानिया कहां देखने को मिलेगा। देखते हैं जरा। देखिए यहां पे तंजानिया प्रेसिडेंट मुगफुली डाइज ऑफ हार्ट कंडीशन। तो हार्ट कंडीशन की वजह से इनकी निधन हो गया। ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्हीं को द बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पे तंजानिया का देख सकते हैं, ठीक है। ये लेक विक्टोरिया है, तंजानिया में है। और ये यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, दार एस सलाम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और डोडोमा ये आपकी तंजानिया की कैपिटल। और इंडियन ओशन के साथ ये अपना बॉर्डर टच करता है। इधर केनिया है, ऊपर युगांडा है, इधर रवांडा है, बुरुंडी है, जाम्बिया, मालावी, ठीक है। और ये मोजाम्बिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है तंजानिया के बारे में। अफ्रीका का देश है। और ये जरूर याद रखना है कि लेक विक्टोरिया 2 देशों के बीच में है। यहाँ पे 2 देशों के नहीं, 3 देशों के बीच मेनली, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फ्रूट केक आंदोलन। बहुत बढ़िया, ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल सीधा सीधा हमारे अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं जरा। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले फल उत्पादकों के द्वारा की गई है। देखो होगा क्या, अब फ्रूट केक आंदोलन में क्या होगा, हम लोग देखो बर्थडे, एनिवर्सरी, डिफरेंट काइंड ऑफ जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो उसमें केक काटते हैं। और वो केक किस चीज से बना हुआ होता है हम जानते हैं। तो अब क्या होगा, इस आंदोलन के तहत फ्रूट की केक बनाकर लोगों को दी जाएंगी। फ्रूट की केक सप्लाई की जाएंगी लोगों को, वो ऑर्डर करेंगे और उनके घर पर फ्रूट से बनी हुई केक, फलों से बनी हुई केक आएंगी और वो उसको कट करेंगे। तो इसलिए ये फ्रूट केक आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो फल उत्पादक है उनके द्वारा शुरू किया गया। अब होगा क्या, इस आंदोलन के तहत ताजे फलों का केक बनाकर बाजार में बेचे जाएंगे, जिससे कि लोगों में इन केकों के प्रति आकर्षण बढ़े, ठीक है। और इस केक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो शेतकारी किसान संगठन है, याद रखिएगा कहां का संगठन है ये, शेतकारी किसान संगठन है महाराष्ट्र का, वो फ्रेश फ्रूट केक प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है ऑनलाइन तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, फ्रूट केक उत्पादन। अब देखो इससे होगा क्या, इससे हमारे देश में हर साल बहुत सारे फ्रूट्स खराब होते हैं। तो अब इससे होगा क्या, फ्रूट्स को जब केक बना के भेजा जाएगा तो नई नई वेराइटीज के साथ तो काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उनका यूज करेंगे। इससे किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा और उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये आपको याद रखना है। फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है महाराष्ट्र
राज्य से। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एनडीटीवी का आर्टिकल है, महाराष्ट्र फार्मर्स स्टार्ट फ्रूट केक मूवमेंट टू सस्टेन ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के दौरान जो समस्या हुई थी उनको बुलाने के लिए, उनको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रूट केक कुछ ऐसे दिखेंगे, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर है। कुछ इस तरह से फ्रूट केक बनाए जाएंगे और फिर ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लोग इनको खरीद के अपना एज जन्मदिन के टाइम पर इसको काट सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बनाया गया एकदम, इसको देख के तो खाने का भी मन करेगा। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एथेनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। कौन सा राज्य है पहला जिसने एथेनॉल प्रमोशन नीति लागू की है? देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, बिहार नाउ फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंप्लीमेंट एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। देख लेते हैं क्या है। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा इस नीति को लागू किया है। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको याद रखना है, बिहार एथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अब होगा क्या, अब राज्य की एथेनॉल बनाने वाली इकाइयां गन्ने के साथ साथ मक्का, टूटे हुए चावल, सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगी और इस एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर गाड़ियों में यूज किया जाएगा, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल कम से कम हो सके। तो ये आपको याद रखना है। एथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना है? तो बिहार बिकम अ फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जिसने प्रमोशन पॉलिसी को, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न। देख सकते हैं आपके सामने अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न क्या है? खबरों में रही अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अरुणोदय योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आप भी जाने और आप दूसरों को भी मदद मिले। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।